जय हिंद। चलिए आज बात करेंगे रामसर साइट। रामसर साइट जागरवी का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसको वेटलैंड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेटलैंड्स। वेट मतलब होता है गीला और लैंड्स मतलब ज़मीन। तो जो ज़मीन गीली होती है उसी को आप हिंदी में कह सकते हैं आर्द्र भूमि। क्या बोल सकते हैं? आर्द्र भूमि। और रामसर साइट उसी से संबंधित है। चलिए तो आज इसके बारे में बढ़िया से चर्चा किया जाएगा। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हों या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइएगा कि मतलब वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा है। हालांकि नहीं वाली तो कोई बातें नहीं होती है कि वीडियो हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट डाले जाते हैं, ऐसे ऐसे मैटर डाले जाते हैं जो हर हाल में किसी ना किसी रूप में परीक्षाओं में तो मिलना ही मिलना है। कोई भी वीडियो हमारी देख लीजिए, हर एक वीडियो में अच्छे से अच्छे कंटेंट को हमने डाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। बात तो बहुत है लेकिन यहाँ बात नहीं किया जाएगा। आर्द्रभूमि या वेटलैंड से क्या होते हैं? अब देखिए, इसको हिंदी में आप देख लीजिए, यहीं पर निचवा दिया गया है। नमी या दलदली वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि कहते हैं। हालांकि नाम से पता चल रहा है वेटलैंड्स। वेट मतलब गीला और लैंड्स मतलब जमीन। जौन जमीनियाँ गीली होती है वही क्या हो जाता है? आर्द्रभूमि हो जाती है, अथवा उसी को दलदली कहते हैं। फिर आगे देखिए, दरअसल वेटलैंड्स वे क्षेत्र होते हैं या वैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है और इनके कई लाभ भी हैं। नमी भी पाई जाती है और कई लाभ भी। नमी होगी तो लाभ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमियाँ जो होती हैं जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती हैं। और आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। यानी कहने का मतलब है जितने भी कूड़ा करकट होते हैं, कचरा हो, तो आकर यहीं पर जमते हैं, बिचवा में नहीं जाते हैं, आकर यहीं पर फंस जाते हैं। देखिए यहाँ पर फिगरवा में दिया गया है। अरे फिगर मतलब चित्र में। वो रुकिए भाई, कहाँ भाग रहा है? हाँ, यहाँ देखिए दिया गया है। अभी आप देखेंगे किसी भी तालाब के किनारे जाएंगे या किसी भी नदी के किनारे जाएंगे, झील के किनारे जाएंगे, कुछ हो पानी वाला जगह, आप देखेंगे तो उसके किनारे किनारे ज़्यादा से ज़्यादा जो कीचड़ वाला चीज़ होता है या जो राख होता है, मैल होता है, ये सारी चीज़ें भी वो किनारे किनारे आकर जमा हो जाती है। इसका कारण ये होता है कि जब हवाएं चलती हैं तो इसको क्या करती हैं, जैसे पन्नी है या उसमें कागज़ है या पत्तियां हैं, क्या होता है वो बीच में से जाकर किसी किनारे पर ठहर जाती हैं। और इसका एक और कारण होता है कि किनारे पर उसको रुकने के लिए मिट्टी मिल जाती है, और बीच में मिट्टी मिलती नहीं है, वो इधर उधर तैरता रहता है और अंततः रुकने का प्लेस कहाँ होता है? कोई किनारा ही होता है, जिसके कारण वहाँ जाकर ये सारे कचरे जमा हो जाते हैं। इसी वजह से कह रहा है कि जल को पूर्णतः स्वच्छ करने में भी सहायता करता है आर्द्रभूमि। और सही भी है, आप किसी तालाब में जाकर ऐसा देख सकते हैं। तालाब में बीच वाला पनिया बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है, नदी में भी ऐसा, लेकिन किनारवा क्या रहता है? तमाम कूड़ा कचरा रहता है। और इसको आप जाकर बगल में सरजू नदी है वहाँ पर भी देख सकते हैं। फिर आगे देखिए, आर्द्रभूमि में थोड़ा इसको हटा दें। हाँ, आर्द्रभूमि में दलदली भूमि, झीलें, लैगून, तालाब, डेल्टा, प्रवाल भित्ति, उथले समुद्र, बाढ़ के मैदान और बहुत कुछ शामिल होते हैं। यानी ये सारी चीज़ें, ये यहाँ देखिए जो लिखा गया है, सारी चीज़ें इन भूमियों के अंतर्गत ही पाई जाती हैं, आती हैं। जैसे झीलें हैं, लैगून है। लैगून मतलब लगी लगी, जो सागर से लगी होती है, तीनों तरफ से बंद होती है और एक तरफ से सागर से थोड़ा लगी होती है, तो उसको लैगून झील बोलते हैं। तालाब को जानते हैं, डेल्टा मतलब डेल्टे की तरह आकृति बन जाती है, त्रिभुज की तरह डेल्टा होता है। उसी तरह से नदियों में निक्षेपण वाली अवस्था में यानी वृद्धावस्था में डेल्टा बन जाता है। प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं, ये एक प्रकार का जीव होता है जो जमा होने से निर्माण होता है। जैसे प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और उथला समुद्र का मतलब होता है जो समुद्र थोड़ा कम गहरा हो,
और बाढ़ के मैदान और बहुत कुछ सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। बाढ़ का मैदानवा भी ऐसे बनता है, पहले दलदल ही रहता है, धीरे धीरे वो जब सूख जाता है तो एक उपजाऊ मैदान के रूप में बन जाता है। जैसे नदियों के किनारे वाला मैदान सब ऐसे ही होता है। आगे देखें, क्यों महत्वपूर्ण है आर्द्र भूमि, यानी आर्द्र भूमि की महत्ता क्या है या आर्द्र भूमि क्यों जरूरी है। चलिए देखते हैं इसको। हाँ, अब देखिए, उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधियों के उत्पादन में सहायक होता है। बिल्कुल सही। उपयोगी वनस्पति और पौधों के उत्पादन में, यानी औषधि पौधे भी इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उगते हैं। और जहाँ पानी नहीं रहेगा क्या उगेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर आगे है, आर्द्र भूमि जंतु ही नहीं बल्कि पादपों की दृष्टि से, यानी पादप मतलब पेड़ की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध होते हैं, जहाँ उपयोगी वनस्पतियाँ एवं औषधि पौधे भी प्रचुर मात्रा में मिलते रहते हैं। आगे देखिए, फिर आगे देखिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। आर्द्र भूमि ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो बाढ़ के दौरान जल के अधिक, यानी जल की अधिकता को अवशोषित कर लेता है, यानी जल जो बहता है उसको क्या करता है, ये रोक लेता है और बाढ़ का पानी झीलों तालाबों में एकत्रित हो जाता है, जिससे मानवीय आवास व क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं। जैसे ये एक कह सकते हैं बांध का काम करता है। आर्द्र भूमि ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र है जो बाढ़ के दौरान अधिक जल का अवशोषण कर लेता है, यानी सोख लेता है। तो जो मतलब पानी जो इसके बाहर जाने वाला होता है वो पानी यहीं तक सीमित रह जाता है और कुछ पानी तो तालाबों या झीलों में एकत्रित हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो जनमानस वाला एरिया होता है वो बच जाता है पूरी तरह से। फिर आगे देखिए, कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में वृद्धि। कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करके वेटलैंड्स पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, कार्बन का अवशोषण कहने का मतलब है यहाँ पर तमाम सारी वनस्पतियाँ उगती हैं, तमाम सारी वनस्पतियाँ उगती, और जब वनस्पतियाँ उगेंगी तो बताइए वनस्पतियाँ कार्बन को अवशोषित करती हैं कि नहीं, अपना भोजन उससे बनाती हैं। और दूसरी चीज़ कह रहा है कि भूजल स्तर में, इससे जो पनियाँ सोख कर निचवा जाता है, इससे पानी जो सोख कर नीचे जाता है यानी ज़मीन के अंदर जाता है, वो भूजल स्तर को बढ़ाता है, यानी भूमि का जल स्तर इससे बढ़ता है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग नलकूप लगाकर या तमाम सारी चीज़ों की सहायता से हम उस जल को ऊपर निकालते हैं और पीते हैं, सबसे स्वच्छ जल होता है। तो इस तरह से भूजल स्तर में वृद्धि होती है। हालांकि अब चिंता का विषय हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा जल का दुरुपयोग करते हैं। जैसे नहाना है 1 बाल्टी में, 2 बाल्टी में काम चल जाएगा, वहाँ 20 बाल्टी खर्च करते हैं। तो ये सब जल का जो है काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है, जो आने वाले समय के लिए घातक होगा। तो ये सब थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। अगर कोई 20 बाल्टी नहाने से थोड़ा और सुंदर हो जाता और गोरा हो जाता तो क्या मतलब है ना, जाकर नदियों में नहा लीजिए, पूरा सफ़ेद हो जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर 2 बाल्टी में आप नहा ले रहे हैं, संतुष्ट हो जा रहे हैं, तो क्या मतलब 20 बाल्टी खर्च करने का, 2 ही बाल्टी में काम चलाइए, बाकी 18 बाल्टी तो रहने दीजिए अपने परिवार के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे चलिए देखते हैं क्यों महत्वपूर्ण है आर्द्र भूमि। अब आगे देखिए, यहाँ भी वही चीज़ें बता रहा है, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, और दूसरा है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। इसको देखिए 2 चीज़ों से मतलब पुकारा जाता है, 2 चीज़ों के उपनाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट होता है, यानी कहने का मतलब हरा भरा एरिया को रखने वाला सुपरमार्केट इसको कहा जाता है। और इसमें जो है वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विस्तृत भोज जाल का निर्माण करते हैं। और सही बात भी है, जब यहाँ पौधे उगेंगे तो उस पर पशु पक्षी आएंगे, निर्भर होंगे, पशु पक्षियों के माध्यम से अन्य चीज़ें, अन्य पशु पक्षी उस पर निर्भर होंगे, है ना। तो मानव उस पर निर्भर होगा और जो मछलियाँ होती हैं वो इसके नीचे नीचे यानी कीचड़ वगैरह में रहती हैं, या कछुआ है, घोंगा है, तमाम सारी सीपियाँ हैं। तो तमाम सारे
कीड़े मकोड़े हैं, इनका एक कह सकते हैं क्या बन जाता है, यहाँ रहने का एक घर बन जाता है, आवास बन जाता है, और वहीं से उनका भोजन मिल जाता है, इसलिए इसको सुपर मार्केट भी कहा गया है। और दूसरा देखिए, और सही भी है, जहाँ पानी रहेगा वहीं जीवन रहेगा, मरुस्थलों में जाकर काहे नहीं जी लेता कोई। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। किडनीज ऑफ द लैंड से, और जो लैंडस्केप है, किडनीज, हालांकि लैंड भी कहेंगे तब भी सही है, हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो पृथ्वी लैंडस्केप है, इसका एक किडनी कहलाता है। क्या कहलाता है? किडनी। क्योंकि इसका तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है, ये भी बात सही है, और प्रदूषण अवयवों को निकाल देता है, इसलिए यानी कहने का मतलब है जल को शुद्ध करने का काम, जल को छानने का काम। जैसे किडनी हमारे शरीर में रक्त को छानने का काम करती है, ऐसे ही जल को छानने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है, इसलिए इसको किडनीज ऑफ द लैंडस्केप के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, रामसर साइट या रामसर समझौता। अब ये क्या है? रामसर ईरान का एक शहर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ईरान का एक शहर है रामसर। चलिए, तो और फिर क्या है, 2 फरवरी 1971 में आर्द्र भूमि के संरक्षण और अस्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया। हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर, पर इसलिए इसे रामसर समझौता के नाम से जाना गया, रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना गया। और रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की सुरक्षा करना और 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया था। इसका काम है यही है कि जितने भी गीले वाले एरिया हैं उसकी सुरक्षा करना, यानी वो बर्बाद ना हो, खराब ना हो, प्रदूषित ना हो, इस तरह से इनकी सुरक्षा करना इसका मुख्य दायित्व रहा है। आगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। देखिए, मैटर हमने अपने हिसाब से बहुत अच्छे लिए हैं, थोड़ा आप भी सहयोग करिएगा इसमें, और लोगों तक मतलब पहुंचाने का प्रयास करिएगा। जैसे पेट वाली परीक्षा है, टेट वाली परीक्षा है, या सुपर टेट वाली परीक्षा, लेखपाल वाली परीक्षा, विभिन्न सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमने इस तरह से कंटेंट इसमें लिए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो थोड़ा इस पर आप चर्चा करिएगा, ध्यान दीजिएगा, अपने दोस्तों में बताइएगा। चलिए आगे, फिर आर्द्र भूमि और जैव विविधता, और आर्द्र भूमि और जल, ये देखिए थीम रहा है 2020 का, थीम रहा आर्द्र भूमि और जैव विविधता, और आर्द्र भूमि और जल 21 का, ये अलग अलग थीम रहा है, यानी इस पर चर्चा की जाती है, कहने का मतलब ये। फिर देखिए, सर्वाधिक रामसर साइट जो यूनाइटेड किंगडम में है, कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में 175, और सर्वाधिक क्षेत्रफल बोलीविया में। विश्व की पहली रामसर साइट जो है वो है कोबर्ग प्रायद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और 1974 में निर्धारित की गई थी। भारत की पहली रामसर साइट जो है अक्टूबर 1981 में भारत के पहले 2 रामसर स्थलों चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को घोषित किया गया था 81 में। चिल्का झील उड़ीसा में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। तो इन दोनों प्लेस को 1981 में सबसे पहले रामसर साइट के तहत रखा गया था। और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है 8। हम लोग भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो 8 मानकर चलिएगा, ठीक है। हालांकि 8 है, मानना है या नहीं है। आगे देखिए, वर्तमान में, अब आगे और बढ़ते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन मौके पर 8 है। वर्तमान में भारत में कुल 42 रामसर स्थल हैं, और सबसे बड़ा स्थल जो है सुंदरवन, और सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड्स हिमाचल प्रदेश, और सबसे बड़ा सुंदरवन। हालांकि सुंदरवन बहुत पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, या सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाता है, ऐसे करके पूछा जाता है, तब भी पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है। तो सुंदरवन अगर कहा जाए तो पश्चिम बंगाल को आप आँख मूंद कर लगा दीजिएगा, इधर उधर झाँकने ताकने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए, देखिए मोट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। मोट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है?
ऐसे आर्द्रभूमि को मोट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है ताकि उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा सके। आगे देखिए, यानी विशेष ध्यान देने की बात अगर कही जाए तो मोट्रेक्स कहलाता है, लेकिन संबंध किससे होगा? आर्द्रभूमि से, है ना। जैसे पेशेंट होता है, एक सामान्य पेशेंट होता है, एक विशेष पेशेंट होता है जिसको सीरियस वाला कहते हैं। तो इसी तरह जो सीरियस वाला पेशेंट होगा उसको मोट्रेक्स के तहत रख देंगे, और जो सामान्य वाला होगा तो रामसर साइट में जाएगा ही जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ताकि उसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा सके। मानव के हस्तक्षेप, प्रौद्योगिकी विकास, प्रदूषण से प्रभावित आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रेक्स में रखा जाता है, मॉन्ट्रेक्स में रखा जाता है। आगे देखिए, वर्तमान में 2 भारतीय साइटें इसके अंतर्गत कार्य करती हैं। नंबर पहला है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान वाला, नंबर 2 लोकटक लेक मणिपुर वाला। ठीक है, वर्तमान में 2 भारतीय साइटें इसके अंतर्गत सूचीबद्ध हैं या इसके श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे सभी राज्यों के रामसर साइट थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं राज्य वाइज। जम्मू में देखिए भूलर झील है, ओकेरा आर्द्रभूमि है, सुरिनसर, मानसर झील, ये सारे जो है जम्मू कश्मीर में है। अगला देखिए, लद्दाख में त्योसो मोरीरी, त्योसो कर, ये नाम बहुत अजीब होता है, त्योसो मोरीरी, त्योसो कर। तो देखिए हिमाचल प्रदेश चंद्रताल वेटलैंड्स और पोंग बांध झील और रेणुका वेटलैंड्स। हाँ, आगे देखिए उत्तराखंड में है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, और बिहार में है कांवरताल वेटलैंड्स। फिर उत्तर प्रदेश में देखिए ऊपरी गंगा नदी, और फिर आगे है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। अगला है सांडी पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर झील, पार्वती अर्गा अभयारण्य। ये उत्तर प्रदेश के हैं। 8 हो गए होंगे ना? हाँ, 8 हो। आगे देखिए, पंजाब में ब्यास संरक्षण रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य, हरिके, वह राज्य भी है लेकिन हरिके आर्द्रभूमि, रोपड़ आर्द्रभूमि, रोपड़ वहाँ का एक एरिया है, भी जानते रहिएगा, कंजली झील, और केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये पंजाब में है। फिर आगे देखिए, राजस्थान में केवलादेव पहले में बता दिए, सांभर झील, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। और साइबेरियन क्रेन जो कि एक लुप्तप्राय प्रजाति है, भारत में केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सर्दियों में नियमित रूप से साइबेरिया से आती हैं, यानी साइबेरिया से यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। तो देखने वाली चीज़ है। आगे गुजरात में देखिए नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, और मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड्स, मध्य प्रदेश महाराजा भोज, ये सब जानते होंगे। आगे देखते हैं उड़ीसा में चिल्का झील और भितरकनिका मैंग्रोव, ये दोनों उड़ीसा में महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता वेटलैंड और सुंदरवन वेटलैंड, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, मणिपुर में लोकटक, और असम में दीपोर बिल, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, महाराष्ट्र में लोनार झील और नांदोर मधमेश्वर अभयारण्य, और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, और तमिलनाडु में है पॉइंट
कैलमेर वन्य जीव अभयारण्य, पॉइंट कैलमेर वन्य जीव अभयारण्य। केरल में देखिए सस्थम कोट्टा झील और अष्टमुदी झील और वेम्बनाड, ये भी झीलें है, हालांकि वेटलैंड लिखा गया है तब भी सही है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण वेटलैंड या रामसर साइट स्थल रहे हैं। चलिए फिर अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।